चलो, नया दिन नया चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले तो जनरल डिस्कशन करो। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? किसी भी चीज को डाटा को कलेक्ट, हाँ डाटा को कलेक्ट डेटा करके को कलेक्ट अच्छे करने से के बाद अच्छे से उसको लिखना है ऐसे। अच्छे से उसको अरेंज करना और अरेंज उसको करना और एनालाइज डिटेल करना। एनालिसिस। दैट इज सिंपल एज स्टैटिस्टिक्स। अभी तक आपने जो भी क्लास नाइन्थ में स्टैटिस्टिक्स सीखा ना, उसमें आपने मीन, मीडियन और मोड सीखा था। हाँ, मीन मीन मीडियन। क्या होता है, मीडियन क्या हाँ होता है, मोड क्या होता है, ये चीज़ के बारे में सीखा था। मीन मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसी चीज़ कि 6 एप्पल है और 6 में से 3 लोग हैं जो उस 6 एप्पल को खाएंगे, तो दो, तो हर किसी को कितने मिलेंगे? दो। 2 एप्पल। तो ये जो दो जो हैं उसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक मीन, मतलब सम ऑफ ऑल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उस तरीके से। फिर मीडियन की हम बात करें तो मीडियन क्या है? बीच में, हाँ बीच में जो होता है। मीडियन मिडल मोस्ट, हाँ मिडल मोस्ट जो सबसे बीच में आता है ना वो मिडल मोस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूशन की ही बात करें, अगर ट्यूशन में 10 बच्चे हैं, ठीक है, पहले बच्चे के 90% है, दूसरे के 85 है, तीसरे के 80 है, चौथे के 70, सॉरी, चौथे के भी 80 है, पांचवी के 75 है, छठे के 72 है, आठवें के 70 है, नौवे के 65 है और 10वीं के 35 है। तो यहाँ पे मिडल मोस्ट पांचवा इंसान कौन सा हुआ? 75। राइट, तो वो 75 है जो आपका मिडल मोस्ट वैल्यू है, तो उसको हम कहेंगे मीडियन। मोड माने ज्यादा नंबर आते हैं वो रिपीट। हाँ ऑकरिंग ज्यादा। मोस्ट, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले नंबर को हम मोड कहते हैं। कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है? ओके, नहीं इन कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो दैट इज़ मोड। इतनी चीज़ तो क्लियर है। तो थोड़ा और आगे आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इसको थोड़ा स्किप करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो एग्जांपल 1, इस सवाल को बस अच्छे से पढ़ो। एक मिनट मैं खोल देता हूँ। ओके, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स। 10वीं के 30 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इन अ मैथमेटिक्स पेपर, मैथ्स का पेपर लिया गया था, कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का। मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो, उनके जो भी मार्क्स थे वो नीचे टेबल में दिए गए हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, तो हर स्टूडेंट के द्वारा मीन में कितने मार्क्स मिले वो आपको ढूंढना है, ये डेटा है। तो अगर इस डेटा में से आपको मीन मार्क्स ढूंढने हैं तो आप कैसे ढूंढेंगे? एनी आइडिया? हाँ, क्या फॉर क्या ढूंढना एग्जांपल क्या सर? मीन, मीन मार्क्स, पूरे क्लास के मीन मार्क्स। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे देखो डेटा किसके बारे में है? मार्क्स मार्क्स ऑफ 10 ऑब्टेन। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10। यहाँ पे एक दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। अभी तुम लोग मुझे बताते जाओ, मैं यहाँ पे वैल्यू डालता जाता हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में से मुझे बताते जाओ, वरना मुझे नीचे ऊपर करना पड़ेगा। इसके बाद टुकुर टुकुर देखते हो क्यों? अजीब साउंड है।
अच्छा, मिल गया डेटा? तो एक एक करके मुझे बताते जाओ, मार्क्स ऑब्टेन कितने कितने हैं? पहले 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है। फिर 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? एक। फिर एक काम करते हैं, रुको, पहले लाइन बाय लाइन लिखते हैं ताकि इसमें ना कंफ्यूजन ना हो। ये आपको लाइन दिख रही है ना? तो उसी को रोल लेते हैं। 10 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? एक। फिर 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? एक। फिर 36 वाले? तीन। फिर 44 वाले? 44 बोला ना? 40 वाले? 4। फिर 50 वाले? 3 हैं। फिर 60 वाले? 4 है। यार प्लीज ठीक से बोलो ना। 50 के बाद? एक जन बोलो भाई। हाँ 56 नहीं, सभी बोलो बट ठीक से। 56 वाले? 2 लोग हैं। फिर 60 वाले? 4 लोग हैं। 70 वाले? 4 है। 72 वाले? 1 है। फिर 80 वाले? 1 है। फिर 88 वाले? 2 है। फिर 92 वाले? 3 है। फिर है आगे और? 95 वाले? 1 है। फिर बस ना, खत्म ना? ठीक है, इस लाइन को थोड़ा खींच पाए तो अच्छा। क्यों इसको ही खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है? हो गई। ठीक है, अभी ये पूरा डेटा हमने लिख लिया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 स्टूडेंट की बात करो। किसकी बात करो? 5 स्टूडेंट की जिनके अलग अलग मार्क्स हैं। अभी ये जो अलग अलग मार्क्स है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के हैं, पर मुझे अगर उनको एज अ क्लास गैस करना हो या किसी को मुझे जज करना हो कि ये टीचर कैसे हैं, अच्छा मैं अच्छा टीचर हूँ या बुरा टीचर हूँ, वो किसी एक होशियार विद्यार्थी से पता चल सकता है? नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो कलेक्टिवली अच्छे मार्क्स लाते हैं तब जाके मैं अच्छा टीचर हूँ ऐसा माना जाता है, हाँ या ना? तो यहाँ पे मान लो जितने भी बच्चों ने ये एग्ज़ाम लिखे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 30 स्टूडेंट्स। तो अगर एज अ टीचर को जज करना है कि टीचर एज अ कलेक्टिव मार्क्स कितने निकाल पा रहा है, तो हमें इस डेटा को जितने भी मार्क्स हैं उसको सम अप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से समझते जाना, 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? एक। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 10। अभी एक चीज़ समझो, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना उसको हम ले लेते हैं एक्सआई। क्या ले लेते हैं? एक्सआई, जिसको हम मान लेते हैं मार्क्स। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसको मैं मान लेता हूँ एफआई। और अभी हम कितने मार्क्स है और कितने स्टूडेंट्स है उस चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हर चीज़ के कितने मार्क्स है हमें पता चले। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफआई एक्सआई। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? अभी 20 मार्क वाले कितने स्टूडेंट हैं? एक ना, तो 21 ज़ा 20। उसी तरीके से 36 वाले 3 हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 108। अच्छा, जब आप एफ आई एक्स आई लिखें तो मैं चाहता हूँ कि आप यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखें, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस ही लिखें और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस लिखें। और अगर बड़ा नंबर है तो वैसे ही। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि फाइनली इसको आपको सम अप करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर। तो अगर आपने पहले से इस चीज़ का ध्यान रखा होगा तो एडिशन करना ईजी हो जाएगा। हित जी ठीक है। अभी 40 वाले 4 हैं तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 160 160। अभी 50 वाले 3 हैं, 150 150 मार्क्स। 56 वाले 2 हैं, 112 112। फिर 60 वाले 4 हैं, 240।
70 वाले 4 है, 280 280। 72 वाले 1 है, 72। 80 वाला 1 है, 80। 88 वाले 2 हैं, 196। हाँ 176, 176। 92 वाले 3 हैं, 276। और फिर लास्ट 95 वाले 1 है तो 95, 95, राइट। तो यहाँ पे जितने भी बच्चों के मार्क्स थे उन सबको मैं टोटल करना चाहता हूँ कि टोटल कितने हुए। तो मैं आपके साथ ही करता जाऊँगा, आपको मुझे हेल्प करनी है। हाँ आराम से देखो, 0 0 8, 2 10, 2 12, 6 18, 18 6 24, 24 और 5 29, 29। 29 के लिए 9 लिख दीजिए और 2 को यहाँ पे रिमाइंडर दे दीजिए। 2 + 1 3 + 2 5 + 6 11 + 5 16 17 21 29 36 44 40 51 51 58 58 + 9 67 67 ना, 58 + 9 तो ये हो जाएगा 67 का 7, रिमाइंडर 6। 6 + 1 7 8 9 10 12 14 15 16 17 1 7 7 9। तो पूरे क्लास के 300 बच्चों के कुल मार्क्स कितने हुए? 1779, 1779, राइट। अभी टीचर को जज करना है कि ये टीचर अच्छा है या नहीं। तो टीचर को अगर जज करना है तो हम क्या करेंगे, सारे बच्चों का रिजल्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, x बार, जिसको हम कहेंगे मीन। क्या कहोगे? मीन, अरिथमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला होगा सिग्मा। ये आपके लिए शायद नया हो या फिर 9th में आपने किया है नहीं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, क्या? सम ऑफ, राइट। आपने इसमें देखा होगा एक्सेल में, हाँ सिग्मा करते हैं आप। तो सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ। अच्छा, तो किसका सम करना है? एफ आई एक्स आई का। एफ आई एक्स आई मतलब सारे बच्चों के मार्क्स और कितने बच्चे हैं वो सारा, होल डिवाइडेड बाय, अभी टीचर का इवेल्युएशन हो रहा है तो सारे बच्चों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आप चाहो तो n भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहाँ पे n का मतलब होगा सिग्मा एफ आई। आपको ये बीच वाली लाइन एफ आई वाली दिख रही है, तो अगर इसको आप सम करोगे ना तो ध्यान से देखो, 1 2 3 5 4 9, 9 और 3 12, 2 14, 4 18, 4 22, 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो इसको आप n लिखो तो भी कोई आपत्ति नहीं है, सिग्मा एफ आई लिखो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपकी चॉइस छोड़ रहा हूँ कि आपको सिग्मा एफ आई लिखना है या फिर n लिखना है। ओके, दोनों ही चीज़ें सही है। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला आ गया कि x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन n। चलो, सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको कितना मिल चुका है? 1779 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, राइट। 1779 डिवाइड बाय 30 अगर मुझे करना हो तो मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ, 1779 डिवाइड बाय 30 है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 10। क्या लिख दूंगा? 3 × 10। 1779 डिवाइड बाई 3 को पहले करूंगा और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1779 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, रिमाइंडर इज 2, ऊपर से आया 7, 3 9 27, ऊपर से आया 9, 3 3 9, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0।
तो 593। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 593 डिवाइड बाई 10, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं 59.3। तो हमारा ऊपर आंसर क्या आ गया 59.3। यहाँ पे हम लिख देंगे 59.3। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, पूरे क्लास का एवरेज अंदाजन औसतन 60 मार्क्स हैं। पूरे क्लास का एवरेज, अगर यहीं पे क्लास का एवरेज 70 हो जाता तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूरे क्लास के औसतन कितने मार्क्स आए 70। इस तरीके से आप किसी भी इंसान का परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। क्या जज कर सकते हो परफॉर्मेंस। उसी तरीके से क्रिकेट का माहौल है तो विराट कोहली का परफॉर्मेंस भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, रोहित शर्मा का निकाल सकते हो, सचिन तेंदुलकर का निकाल सकते हो। तो इस तरीके को हम कहेंगे एरिथमेटिक मीन। क्या कहोगे एरिथमेटिक मीन। ये इस चीज़ में किसी को कोई आपत्ति है, दिक्कत है तो बताओ। नहीं है ना दिक्कत, ओके। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1 जिसमें हमने मीन निकाल दिया। इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं। हाँ 1779। हाँ बोलो। ये XI जो है हाँ। और ये FI है हाँ। फ्रीक्वेंसी, राइट। और I का मीनिंग आई स्टैंड्स फॉर नंबर, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी। आई की जगह पे अगर तुम 1 ले लेते हो तो दैट इज फर्स्ट रो, आई की जगह पे 2 ले लेते हो तो दैट इज सेकंड रो। तो सिग्मा FI XI का मतलब है सारी रो का सम। पर अच्छा था सवाल, अच्छा था। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हो गया 59.3। उसका मतलब क्या है वो भी हमने ढूंढ लिया। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, कोई दिक्कत मुझे बता सकता है। ये हमने जो पूरा टेबल किया ना उसमें एक दिक्कत है। ये सारे सेम नहीं अलग अलग। और कोई दिक्कत तकलीफ, जैसे कि ये प्रॉब्लम आपको एग्जाम में करना हो तो आपको क्या दिक्कत होगी। ऐड करने में और कोई गड़बड़ है इसमें। नहीं, Divide गड़बड़ करने नहीं में। है, प्रॉब्लम सही है, पर दिक्कत Divide क्या है। डिवाइड करने और कोई सर हमने उधर नीचे पूरा सब कुछ नहीं लिखा ना, टोटल उधर। नहीं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूशन में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है ना, आपत्ति ये है कि यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबा हो रहा है। अब देखो कितने लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन के लिए ये प्रॉब्लम करना काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है और उसका कैलकुलेशन भी काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स के करता धरता है उन्होंने ये सोचा कि यार इतनी लंबी लाइन लिखने का मेरा तो कोई मूड है नहीं, तो कोई ऐसा तरीका है जिससे ये जो 13 लाइन है वो कम हो जाए। मतलब 10 से मतलब 0 से लेके 10 तक। Very nice. 10 से लेके 20 तक। उसको कहते क्या है क्या नाम है? इंटरवल। इंटरवल। क्या कहते हैं इंटरवल। अगर मैं यहाँ पे हर किसी स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स लिखे हैं, इसकी जगह पे इंटरवल ही बना लूँ तो क्या बना लूँ, इंटरवल ही बना लूँ तो कैसा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 2 नहीं है, इसी में कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप देखो यहाँ पे जो डेटा है ना वो डिस्क्रीट डेटा है, बंधा हुआ नहीं है। पर अगर इसको मुझे इंटरवल में बांधना हो तो आपकी चॉइस क्या होगी, 0 से 10, 10 का रेंज ले ले। 10 से 20 तक का लेते हैं। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पे टेबल बना देता हूँ साइड में। अभी यहाँ पे जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है वो है इंटरवल। तो यहाँ पे ना मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, इंटरवल, इंटरवल ऑफ मार्क्स। ठीक है, ऑफ मार्क्स आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट किया हमें 10 का इंटरवल लेना चाहिए ताकि 10 लाइन में ख़त्म हो जाए। तो पहला इंटरवल होगा 0 से लेके 10, दूसरा 10 से लेके 20, तीसरा 20 से 30। और सर इसमें तो हम लोग 0 से लेके 10 तक ले रहे हैं, पर हाँ। हमको स्टार्टिंग ही 10 से करना चाहिए, ये 10 के ऊपर है। क्यों 0 से 10 में मार्क्स नहीं है किसी? मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ। 1 से लेके मतलब 0 से लेके 10 तक सिर्फ 9 नंबर आएंगे, और 10 से लेके 20 तक में वो आ जाएगा ना। अच्छा, वो भी अच्छा सवाल है, रुको उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले मैं इंटरवल लिख लो। 40 आ गया ना। हाँ,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो जहाँ पे 13 लाइन हो रही थी हमने 3 लाइन बचाई। कितनी लाइन बचाई? 3। और वो भी हमने 10 का इंटरवल। अगर 20 का इंटरवल लेते तो 5 ही लाइन में हो जाता। पर ये इंटरवल लेने से जवाब में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, वो हमें देखना है। वो अभी तक हमें पता नहीं है, वो हमारा कंसर्न है कि ऐसे करने पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। अभी आ जाते हैं निहाल के सवाल पे कि सर यहाँ पे अगर 0 से 10 लेते हैं तो 9 नंबर ही आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 10 से 20 लेते हैं तो 12 नंबर आते हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे पता है? और वो टेक्निक है इंक्लूड एक्सक्लूड। कौन सी? इंक्लूड डैश एक्सक्लूड। इंक्लूड डैश एक्सक्लूड मतलब पहला नंबर आपको इंक्लूड करना है, दूसरा नंबर आपको एक्सक्लूड करना है। मतलब 0 को गिनना है, 10 को नहीं गिनना है। यहाँ पे 10 को गिनना है, 20 को नहीं गिनना है। 20 को यहाँ पे गिनना है, 30 को नहीं गिनना है। इन शॉर्ट पहली जो रो है वो इंक्लूडेड है, दूसरी जो रो है वो एक्सक्लूडेड है। तो अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं तो आप उसको कहाँ पे डालेंगे? यहाँ ऊपर या नीचे? नीचे ना, क्योंकि यहाँ पे 10 एक्सक्लूडेड है। जेडी समझ रहे हो ना? ओके, तो यहाँ पे आप उसको नहीं डालेंगे। तो ये तो इंक्लूड एक्सक्लूड मेथड से क्लियर हो गया कि हमें कौन सा नंबर कहाँ पे डालना है। अभी दूसरा कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा। हाँ चलो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी आएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ फ्रीक्वेंसी। वेरी नाइस, चलो तुम्हें याद तो है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं ले लूँगा क्लास मार्क। क्या ले लूँगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क आपको पता है क्या है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। नहीं सॉरी, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिवाइड बाय 2। क्लास मार्क। अपर। हाँ देखो, इंटरवल को हम नहीं, पर क्लास मार्क को हम ले लेंगे एक्स आई, फ्रीक्वेंसी को हम ले लेंगे एफ आई। अभी तुम बोलोगे सर हम इंटरवल तो ले रहे थे तो एक्स आई क्यों लिया? क्योंकि जब आपको फॉर्मूला डालना होगा तब आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आप फिर से एक्स आई बोलोगे कि सर यहाँ पे तो हमने इंटरवल लिया है तो उसका एक्स आई कैसे निकालें हम, राइट? तो जब भी आपको क्लास मार्क निकालना है तो आपके इंटरवल के लोअर नंबर और हायर नंबर को पहले तो ऐड कर देना है। तो 0 और 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये पहला क्लास मार्क क्या आ जाएगा? 5। इन दोनों को ऐड करिए, 10 और 20 30, अरे सॉरी हाँ 30 डिवाइड बाई 2 15। फिर यहाँ पे 25, फिर नीचे 35 45 55 65 75 85 95। ठीक है, तो ये हमें क्लास मार्क मिल गए। अभी फ्रीक्वेंसी को हमें सेट करना है। हमारे पास अभी फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो अभी हमारा टारगेट क्या है? 0 से लेके 9 मार्क्स। तो राजवी तुम मुझे ये बताओ कि 0 से लेके 9 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? क्या 30 बच्चों के 0 से लेके 9 मार्क्स? 0 से लेके 9 मार्क्स कितने बच्चों के हैं आप में से कोई? एक भी नहीं है? देखो ना, 10 मार्क्स से तो शुरुआत हो रही है। इतना डफर कोई है ही नहीं कि 0 के 9 के बीच में मार्क्स है। तो यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं है जिसके 0 से लेके 10 में मार्क्स आए हों। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में क्या लिख देंगे? सीधा 0। ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं। अभी दूसरा रेंज है हमारा 10 से लेके 19, 20 नहीं, 20 एक्सक्लूडेड है। तो 10 से लेके 19 में कितने बच्चे हैं यहाँ से ऑब्जर्व करें। 10 से लेके 19 एक ही बचा है, देखो, क्योंकि 20 को तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे एक ही बचा है जो पहले इंटरवल में है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1।
ओके, अभी तीसरा है 20 से लेके 30, 20 से लेके 29, चलो 20 से लेके 29, एक ही बचा है, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे एक। हाँ एक ही है ना, ओके। फिर 30 से लेके 39, 30 to 39, यहाँ पे देखिए 30 to 39 यानी कि 36 तक ही, तो कितने बच्चे हैं? 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर नेक्स्ट है 40 to 45, यहाँ पे अब दोनों चीज़ें कवर हो जाएगी, हाँ दिख रहा है। चलो 40 to 49 तक कितने बचे हैं? 40 to 49, तो यहाँ पे 4 ही है, तो आप लिख देंगे 4। फिर 50 to 60, 50 to 60 मतलब ये दोनों ही आ जाएंगे, तो 3 और 2 टोटल 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। फिर नेक्स्ट है 60 to 70, तो 4 ही बच्चे हैं 60 to 70 में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4। 69 कहाँ है? हाँ सॉरी 60 to 69। फिर यहाँ पे 70 to 79, तो ये और ये दोनों ही आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हैं 70 to 79 में? 5, यहाँ पे आप लिख दीजिए 5। फिर नेक्स्ट है 80 to 89, मतलब ये दोनों ही आ जाएंगे, तो ये दोनों ही नंबर यानी कि 2 + 1, 3 बच्चे हैं। फिर नेक्स्ट 90 से 99, राइट, तो ये दोनों ही आ जाएंगे, तो ये 2 और, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 4। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं। तो हमने अपना टेबल तो बना लिया, अभी हमें ये देखना है कि टेबल के आधार पे, नया टेबल किया हमने 3 लाइन कम की, तो उसके आधार पे आंसर पे फ़र्क पड़ता है या नहीं वो ढूंढना है। तो अभी हमें कौन सा कॉलम चाहिए होगा? FI XI, राइट, FI XI। तो आप मुझे बताओ FI ये रहा और XI ये रहा, और पहली लाइन यानी कि F1 X1 निहाल, राइट, तो 5 × 0 5, हाँ 0। तो यहाँ पे ना मैं 0 नहीं लिखूँगा, लिखूँगा 0 0 0, क्योंकि मुझे पता है कि आगे के कुछ नंबर 3 डिजिट में आने वाले हैं, ओके। फिर चलो 15 1s, तो देखो मैं यहाँ पे 1s के नीचे 1, 10s के नीचे 10, ताकि फाइनली एडिशन में दिक्कत ना हो। 25 1s, 25। फिर 35 3s, 105, 105, 105। फिर नेक्स्ट 45 4s, 180 नहीं, 180, 180। फिर नेक्स्ट 55 5s, हाँ 250 और 25 यानी कि 275, हाँ 275। उसके बाद है 65 4s, 4 5s 20, रिमाइंडर 2, 26 260। फिर नेक्स्ट है 75 5s, 5 5s 25, रिमाइंडर है 2, 375। फिर 85 3s, 3 5s 15, रिमाइंडर 1, 3 8s 25, 255 ना। फिर 95 4s, 4 5s 0, रिमाइंडर 2, 4 9s 36, 38, 380। अभी सारे बच्चों के मिला के मार्क्स कितने हैं वो हमें सम अप करना है। तो यहाँ पे देखो 5 10 15 20 25 30, 0, रिमाइंडर हो जाएगा 3 3 4 5 6, 14 14 + 7 21, 27, 34 34 + 5 39, 39 + 8 47, 47 का 7, रिमाइंडर हो जाएगा 4 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर से देख लो
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1870 कितना आ गया 1870। अभी मुझे इसका मीन निकालना है तो आप लोग मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं अरिथमेटिक मीन का। मीन x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई होल डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई या फिर एन दोनों लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1870 होल डिवाइड बाई 30। 0 0 विल गेट कैंसल। तो ये क्या हो जाएगा 3 6 18 3 2 6 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 राइट ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ आपका आंसर हो गया। तो अभी इन दोनों ही आंसर को ऑब्जर्व करिए। हाँ बोलो बोलो। गया ना दोनों में। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे जहाँ पे आपका आंसर आया था 59.3 यहाँ पे वही आंसर 3 मार्क्स से बढ़ गया। हाँ अप्रोक्सीमेशन में 3 मार्क्स बढ़ गया। तो देखा जाए तो बेहतर तो यही है राइट। बेहतर मेथड तो अरिथमेटिक मीन ही है पर यहाँ पे ये प्रोसेस को छोटा भी कर देता है। अभी और बड़ा कर दिया कहाँ हमने अभी जो किया ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। अच्छा ऐसे रो वाइज तो बड़ा हो गया बट अभी तो हम इस चैप्टर को शुरू ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 बच्चे थे तो हमारी हवा टाइट हो गई। अभी सोचो कि यही स्टैटिस्टिक्स आपको पूरे भारत पे लागू करना हो तो 350 करोड़ रो आप बना सकते हो पर 35 रो तो बना ही सकते हो। उसके लिए आपको 1 करोड़ का रेंज लेना पड़ेगा 1 करोड़ लोगों का। ठीक है अभी सोचो 35 करोड़ का अगर एरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कंप्यूटर को भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। पर हाँ अगर 35 रो का करना हो तो कंप्यूटर थोड़ा नज़दीक आंसर तो ला ही सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे आप प्रोसेस को छोटा करते हो तो प्रोसेस इजी तो हो जाती है बट आंसर जो है वो स्लाइटली डेविएट होता है एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेसी से थोड़ा हिल जाता है। पर यहाँ पे जो रेंज है जो डेविएशन है अगर वो ज़्यादा ना हो तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम देखो कि 59.3 यानी कि अंदाज़न 60 और 62.33 यानी कि अंदाज़न 62 तो 2 मार्क्स में ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। अप्रॉक्स लेके 61 ले सकते चल 61 में हो हाँ हाँ पर ये मेथड ज़्यादा हम अच्छे से करने जाए तो दिक्कत नहीं है हम इसको एडेप्ट कर सकते हैं। हाँ या ना। बोर्ड के एग्जाम में जो उनके आंसर शीट हाँ आंसर की होती है हाँ टीचर्स के पास उसमें कुछ और लिखा होगा उसमें रेंज देंगे। स्टैटिस्टिक्स में बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी सवाल होते हैं उसका जवाब का रेंज होता है मतलब खिड़की होती है। फॉर एग्जांपल सही आंसर है 63.33 सही आंसर है 63.33 तो आपको एग्जामिनर जो होगा ना उसके पास परफेक्ट आंसर नहीं होगा उसके पास होगी रेंज कि अगर बच्चों का 60 से लेके 65 के बीच में आंसर आता है तो वो सही है। मतलब वो जितना कॉम्प्लेक्स सवाल उतनी रेंज बढ़ी। ठीक है तो स्टैटिस्टिक्स में ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि टीचर के पास रेंज होगा उस रेंज के नज़दीक पहुंचते हो तो आपका जवाब सही होगा तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो तो हमने इसको रेंज में डाल दिया। यहाँ पे तो देखो इन्होंने 25 का रेंज लिया 15 का रेंज लिया है देखो है कि नहीं। तो 15 का रेंज अगर इन्होंने लिया तो इनका क्या आंसर आते हैं वो हम देखते हैं। इनका आंसर आया है 62। कितना आंसर आया है 62। इन्होंने 15 का रेंज लिया है और 15 का रेंज लेने की वजह से यहाँ पे देखो कितनी लाइन बनी 1 2 3 4 5 6 लाइन में ख़त्म हो गया। अगर 20 का रेंज लेते तो 5 लाइन में ख़त्म हो जाता। पर जितना रेंज बढ़ाते जाओगे उतना डेविएशन बढ़ता जाएगा मतलब जवाब में फ़र्क बढ़ता जाएगा। तो ये मेथड भी अच्छी है। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा लेना है अभी तो हम सीख रहे हैं 15 की क्या वो तो कुछ भी ले सकते हो ऐसी कोई फिक्स चीज़ नहीं है। तो वो चेंज होता रहेगा। हाँ वो चेंज कर सकते हो चॉइस इज योर्स। पर अभी सीखो तो सही। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड
डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन ढूंढने के लिए इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्योंकि इसमें इंटरवल बन रहे हैं तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग इंटरवल्स। उससे पहले जो हमने की थी वो भी डायरेक्ट मेथड ही थी, पर उसमें इंटरवल नहीं थे, डिस्क्रीट डेटा था, फैला हुआ डेटा था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, डेविएशन ले लेते हैं। अभी इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, सेम सवाल। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि इस प्रोसेस को मैं और भी छोटा कर दूं। क्या कर दूं? इस प्रोसेस को और भी छोटा कर दूं। यहाँ पे इस टेबल को ऑब्जर्व करिए। इस टेबल में मुझे एफ आई एक्स आई पसंद नहीं आ रहा। क्या बोल रहा हूँ मैं? एफ आई एक्स आई ना काफ़ी 3 डिजिट वाला नंबर है, 3 डिजिट मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 डिजिट या 2 डिजिट ही चाहिए। क्या चाहिए? 1 डिजिट या 2 डिजिट ही चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो हमारे पास और एक मेथड है जिसको हम कहेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन से मेथड कहेंगे? हाँ, तो इसके लिए मैं नई स्लाइड ले लूँ या इसी में करूँ? इसमें ही करता हूँ, चलो लेफ़्ट साइड में ले लेता हूँ। अभी इस बार ना मैं इंटरवल वो बुक में है ना वो लेता हूँ। इन्होंने कितने लिए? 15 का लिया है, तो मैं भी 15 का ही लूँगा। हाँ, 10 से 25, तो 15 का लिया है तो हम भी 15 का ही लेंगे। चलो, सबसे पहले मैं कौन सा टेबल बनाऊं? क्लास इंटरवल, यानी कि इंटरवल। चलो, सबसे पहला मैंने बना दिया इंटरवल। इंटरवल अब हमने क्या डिसाइड किया, क्या लेंगे? 15 का। तो कहाँ से शुरू करें? 10 हाँ, उन्होंने 10 से शुरू किया। क्यों 10 से शुरू किया? क्योंकि 0 से लेके 10 तक कोई है ही नहीं, तो इन्होंने सीधा 10 से इंटरवल ले लिया। 10 से 15 का रेंज यानी कि 25। दूसरा इंटरवल क्या बन जाएगा? 25 से लेके 40। उसके बाद 40 से लेके 55, 40 से लेके 55, 55 से लेके 55 से लेके 70। उसके बाद 70 से लेके 85, उसके बाद 85 से लेके 100। ये हमारा हो गया इंटरवल, 15 का रेंज। दूसरा कॉलम मुझे क्या बनाना चाहिए? क्लास मार्क, जो कि है एक्स आई। क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो इसमें लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 25, दोनों को मिलाओ तो हो जाता है 35 डिवाइड बाई 2, 17.5। तुम लोग कनेक्टेड हो ना, डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो तकलीफ होगी। 17.5। नेक्स्ट 32.5, इसका 47। देख देख के बता रहे हो, वेरी बैड। ठीक है, नेक्स्ट 62.5। हाँ, 125, 120 का आधा करो, 5 का आधा करो। 125 है ना, 62.5, ये हो जाएगा 62.5। फिर नेक्स्ट 70, 80, 150 का आधा 75 और 5 का आधा 2.5, 77.5, 77.5। ठीक है, नेक्स्ट 85, 100, 180 और 5, राइट, 92.5। ये हमने क्लास मार्क निकाल दिया। अभी हमें क्या लेना होगा? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी, जो कि है एफ आई। फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे 10 से लेके 25, 10 से लेके 25, 10 से लेके 25, 2 लोग हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। फिर 1 मिनट, फिर कौन सा? अरे बाप रे, रुक जा भाई। 25 से लेके 40, 25 से लेके 40 मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ।
25 से लेके 40। अच्छा 40 इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है ना, तो सिर्फ एक ही आएगा 3। 25 से लेकर 40 में 3 ही लोग हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3। फिर नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है? 40 से लेके 55। 40 से लेके 55, तो 40 आ जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे ना, 40 से लेके 55, वो तो 56 है, तो 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट कितना है? 55 से लेके 70। 55 से लेके 70 कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? 56 60 70 आएगा? नहीं, एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 2 और 4 6, तो यहाँ पे 6 आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6। फिर है 70 से लेके 85। 70 से लेके 85, 70 से लेके 85, ये तीनों आ जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 4 1 1, यानी कि टोटल कुल मिला के हो जाएंगे 6, तो यहाँ पे ले लिया 6। फिर लास्ट में हमारे पास है रेंज 85 to 100। 85 to 100 मतलब ये तीनों ही आ जाएंगे, तो 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो ये टोटल 6। ये हो गए हमारे पास 6। ओके, अभी इन सबका सम करके देखो, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की। 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, मतलब हमने कोई भी गड़बड़ नहीं की है। सिग्मा एफ आई मिल गया। अभी लास्ट कॉलम कौन सा बनाना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई। तो तुम मुझे एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करो। अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे अगर हम इसको एफ आई एक्स आई करते हैं तो हम तो वही प्रॉब्लम कर रहे हैं जो अभी तक कर रहे थे, और हम यहाँ पे नई मेथड को अडेप्ट कर रहे हैं जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड है? यहाँ पे लिख देता हूँ, एज्यूम्ड मीन। मतलब हम इस प्रॉब्लम को और भी आसान करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पूरे टेबल में मीन कहाँ पे है? हाँ, ये जो क्लास मार्क है ना, वो मीन वैल्यू है। मीन मतलब मिडल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसमें से कोई भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, कोई भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, पर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको एज्यूम्ड मीन मान लो। क्या मान लो? किसको मैंने मान लिया? 47.5 को। एज्यूम्ड मीन को हम कहेंगे ए। क्या कहेंगे? ए। तो अभी यहाँ पे मैं एक नया टेबल बना लेता हूँ। रुको, इसको पहले रब कर दें, इसको थोड़ा सा घसीट लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नया डेविएशन बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? डिफरेंस। यहाँ पे मैं डी आई, क्या बना दिया? डी आई, जो कि होगा एक्स आई माइनस ए के बराबर। किसके बराबर होगा? हाँ, एक्स आई यानी कि क्लास मार्क, और उसमें से जो एज्यूम्ड मीन है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट। तो तुम मुझे बताओ कि 47.5 में से 47.5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? 0। इसकी ही बात कर रहा हूँ। अभी इसके ऊपर चले जाओ, 40 से एक्स आई यानी कि 32.5 माइनस 47.5 यानी कि -15 हो जाएगा। और ऊपर चले जाओ, 17.5 माइनस 47.5 -30। किसको? 1 मिनट है बेटा। इसको नहीं, अब तुम ऊपर वाला भी ले सकते हो, नीचे वाला भी ले सकते हो, एज्यूम्ड जो है वो कोई भी ले सकते हो, पर अभी मैं कन्वीनियंस के लिए इसको ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे भी प्रॉब्लम करेंगे जिसमें तुम बोलोगे वो मैं लूँगा। अभी नीचे वाली 62.5 माइनस 47.5 में क्या आ जाएगा? +15। यहाँ पे
प्लस 30, यहाँ पे प्लस 45। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो? हाँ, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जो मीन माना है ना वहाँ पे 0 ले लो और उसके ऊपर और नीचे रेंज को माइनस करते जाओ। यहाँ पे रेंज कितने की थी? 15। तो यहाँ पे देखो 0 माइनस 15 माइनस 30, नीचे 15 30 45, है कि नहीं? अगर मान लो मैं इसको एज्यूम्ड मीन ले लेता तो ये आ जाता 0 15 30 45 60 75। अगर मैं इसको मीन ले लेता तो यहाँ पे 0 माइनस 15 माइनस 30 माइनस 45 वैसे उल्टा चलता। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई समझ में? ओके, तो यहाँ पे हमने डी यानी कि डिफरेंस एक नया टर्म लिया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला हमारा जो नया बनेगा ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो कि होगा सिग्मा एफ आई डी आई। क्या हो जाएगा? एफ आई डी आई। एफ आई डी आई इससे पहले क्या था? एफ आई एक्स आई। एज्यूम्ड मीन मेथड लेने के बाद यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? सिग्मा एफ आई डी आई। क्या ले रहे हैं? डी आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंस कंसिडर किया है। अभी एफ आई डी आई करो, एफ आई है 2, डी आई है -30, तो ये क्या हो जाएगा? -60। 15 3 45, फिर 0 7 0, सही लिख रहा हूँ ना मैं? 15 6 90, हाँ 36 180, 45 6 270 270। ओके, तो पिछले बार के प्रॉब्लम में और इस बार के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन में कहीं पे इजीनेस देखी? यहाँ पे एफ आई डी आई में। इससे पहले एफ आई एक्स आई में आपको दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी, पर यहाँ पे तो आपने ज़्यादातर नंबर मुँह ज़बानी ही कर दिए। कुछ ही बचे थे जिसको तुम्हें थोड़ा सा, जैसे कि 45 की लाइन में तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ा, बाकी तो डायरेक्ट ही हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई अगर मुझे करना हो तो पहले नेगेटिव को ऐड कर लो, बाद में पॉजिटिव को ऐड कर लो, बाद में सब्ट्रैक्ट करो। तो इन दोनों का देखो कितना हो जाएगा? -105, राइट? और इनका कितना हो जाएगा? 270 0 0 0 9 8 17 7 24 ना, 2 2 1 3 और 2 5। 540 में से 105 निकालो। 5 3, हाँ 435 ना, तो ये हो जाएगा 435। और ये आपका क्या आ गया पता है? सिग्मा एफ आई डी आई। तो क्योंकि यहाँ पे हमने मेथड चेंज की है तो मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। एक्स बार, अच्छा चलो एक्स बार नहीं लिखता, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डी बार। क्या लिख देता हूँ? डी बार। तो यहाँ पे डी बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो तुम बोलोगे तो सर ये तो डिफरेंस का मीन हुआ ना, हमें डिफरेंस का मीन नहीं चाहिए, हमें एक्चुअल मीन चाहिए। तो अगर मुझे एक्चुअल मीन चाहिए तो मुझे तो एक्स बार ही चाहिए होगा। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है? सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई प्लस ए, एज्यूम्ड मीन। क्या करना पड़ेगा? एज्यूम्ड मीन जो सब्ट्रैक्ट किया था पहले वो अब वापस से ऐड करना पड़ेगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है अंकित? नहीं, बाउंस जा रहा है ऐसे लग रहा है तुम्हारा। हम मीन निकालने के अलग अलग मेथड्स कर रहे हैं। तुम कब से डिस्कनेक्ट हो गए हो? अच्छा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए। ओके, तुम मुझे ये बताओ कि ये जब मेथड हम कर रहे थे, ओके, तो हमें यहाँ पे एफ आई एक्स आई की बात करते हैं। चलो एफ आई एक्स आई यहाँ पे कहाँ पे हमने किया था? हाँ, यहाँ पे एफ आई एक्स आई किया ना, तो ये सारे नंबर थोड़े से जटिल लग रहे थे। क्या लग रहे थे? जटिल लग रहे थे, कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो हमें इसको राउंड अप करने के लिए एक नई मेथड के बारे में सोचा, जिस मेथड का नाम था एज्यूम्ड मीन मेथड।
जिसमें हमने क्या किया, क्लास मार्क में से किसी एक नंबर को मीन मान लिया और उसी के हिसाब से डिफरेंस वाला एक नया कॉलम तैयार किया। डिफरेंस वाला कॉलम हमने जब ऑब्जर्व किया तब पता चला कि जितना इंटरवल है ना उतना ही ऐड और उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहली बार के लिए मैंने आपको करके दिखाया, वरना आप दूसरी बार जब आप करोगे डायरेक्टली इंटरवल को सब्ट्रैक्ट करो, इंटरवल को ऐड करो। उसके बाद एक नया कॉलम बन गया FIDI, जिसको हमने सम करके 435 की वैल्यू निकाली। अभी अगर मुझे डेविएशन का मीन चाहिए, किसका मीन चाहिए, डिफरेंस का, तो ये वाला फॉर्मूला है सिग्मा FIDI अपन सिग्मा FI। वो बताऊंगा मैं, अभी तो एक ही एग्जांपल को लेके हम गोल घूम रहे हैं। हाँ, ये मैं, चलो अब तुम लोग मुझे बताओ, मैं एक ही सवाल को लेके इधर उधर अलग अलग मेथड क्यों कर रहा हूँ? वो तो सही है, इसके अलावा डिफरेंस में क्या फ़र्क आ रहा है आपको पता चले। जैसे कि सबसे पहले हमने कौन सी मेथड की थी, वो डिस्क्रीट मेथड, जिससे हमें पता चला कि एक्चुअल आंसर कितना आ रहा है। फिर हमने रो को कम करने के लिए एक और मेथड की, डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमें पता चला कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अभी हम मेथड को और कन्वीनियंट करने के लिए, क्यों कन्वीनियंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है एग्ज़ाम में, तो फटाफट से करना हो और मेंटल मैथ से करना हो, हेड मैथ से करना हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये नई मेथड हमने देखी जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस का मीन निकालना हो तो डी बार, जो कि है सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। पर हमें एक्चुअल मीन चाहिए, तो जो चीज़ आपने यहाँ पे बिगाड़ी थी, सब्ट्रैक्ट की थी, उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो अंदाज़ा है वो सही है या नहीं। तो मुझे तुम लोग बता सकते हो सिग्मा FIDI आया कितना? हाँ, 435। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, 435 डिवाइड बाय सिग्मा FI, कितने बच्चे हैं, और आपने एज्यूम्ड मीन कितना लिया था, 47.5, जिसको आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 47.5। इतनी चीज़ सही जा रही है। चलो 435 डिवाइड बाई 3 करें हैं तो कितना आ जाएगा, 435 होल डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 13, 3 4 ज़ा 12, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15 आ गया। तो ये कितना हो गया, 145 डिवाइड बाई 10, यानी कि 14.5। ना समझ में आया हो तो मुझे रोको और पूछो अभी के अभी। अंकित जी, ओके, प्लस 47.5, हाँ सॉरी 47.5, इन दोनों का ऐड 0.7411 12 1 4 1 5 1 6 62, राइट। तो मेथड चेंज करने पे भी हमारा आंसर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो कितना आया था, यहाँ पे 59.3 आया था, यहाँ पे 62.33 आया, और यहाँ पे हमारा आ गया 62। मतलब अभी भी हम रेंज में ही घूम रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं आया। इस मेथड को हम कौन से मेथड कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ, कोई भी कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। स्पेसिफाई किया हो तो आप करो कि हाँ कुछ भी, अगर बोला हो कि सिर्फ मीन ढूंढ के दो तो आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो, आपको जो मेथड सूटेबल लग रही है वो करो। पर मैं फिर से पूरा रिवीजन करवा दूं। हमने सबसे पहले डिस्क्रीट डेटा देखा 30 बच्चों का, जिसमें 30 बच्चों के मार्क्स दिए हुए थे, जिसको हमने डायरेक्टली ही मीन के फॉर्मूला से सॉल्व किया। उसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा रोज़ लग रही थी, 13 रोज़ थी, तो उसको कमी करने के लिए हमने इंटरवल्स बनाए। इंटरवल से हमने डायरेक्ट मेथड को ईजाद किया। डायरेक्ट मेथड को ईजाद करने के बाद हमने पाया कि अभी भी कैलकुलेशन जो है ना वो हेड मैथ्स के ज़रिए हो नहीं रहे, मतलब तेज़ी से नहीं हो रहे। तो हमने एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में सोचा। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने क्या किया कि क्लास मार्क में से किसी भी नंबर को हमने मीन मान लिया और उसी को ऊपर और नीचे सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हमने देखा कि वो जो कॉलम था वो इंटरवल के गैप के बराबर ही था, क्योंकि हमने इंटरवल 15 का लिया था, तो -15 -30
+15 +30 +45। बाद में जब उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा कि काफ़ी इजीली मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमने नया एक कॉलम बनाया जिसको बताया हमने सिग्मा FIDI को जब हमने मीन निकाला तब हमें पता चला कि ये मीन तो है बट डिफरेंस का मीन है, एक्चुअल मीन नहीं है। तो एक्चुअल मीन निकालने के लिए जिस चीज को सबट्रैक्ट किया था उसी चीज को हमने ऐड कर दिया। इतनी चीजें सही जा रही है? पक्का? एक्चुअल मीन है क्या? एक्चुअल मीन जो सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था वो। ये तो हो सकता तो अभी ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं? क्यों छोटा करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तो देखो तुम्हारे सामने ना ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइन है, तो तुम्हें ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। पर सोचो जब आप इकोनॉमिस्ट बन जाओगे या स्टैटिस्टिक्स के बादशाह बन जाओगे तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना है, तो उस वक्त पे आप 1000 लाइन को तो देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल यू आर अ CM ऑफ स्टेट, गुजरात स्टेट के CM हो और आपके 12 करोड़ लोग हैं, तो 12 करोड़ का डेटा तो चेक करने नहीं जाओगे आप, तो आप क्या करोगे? स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करोगे। तो स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आप अंदाजे तक पहुंच सकते हो, परफेक्ट नहीं, क्योंकि अगर चीज़ों को छोटा करना चाहते हो तो एरर बढ़ेगी, पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, वक्त बचेगा, राइट? जब कोरोना की वैक्सीनेशन करनी थी तब हमने स्टैटिस्टिक्स के सहारे ही वैक्सीनेशन किया था। हम 350 लोगों को कैसे एनालाइज करें, किसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो हमने स्टेट के आधार पे जो बेस्ट रिजल्ट बन रहा था वो हमने किया। पर आपने देखा होगा कि इतना करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आने लगी। तो वो क्यों आने लगी? जो माइनर पोर्शन नहीं छोड़ा था हमने, उसकी वजह से। इतनी चीज़ें क्लियर जा रही हैं? पक्का? ओके, चलो, तो हमने ये एज्यूम्ड मीन मेथड भी समझ ली। हाँ देखो, इनका और हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। सेम चीज़ देखो, D बार मीन ऑफ डेविएशंस, फिर X बार, देखो X बार इज इक्वल्स टू मीन डेविएशन प्लस A, तो ये भी हमने कर लिया। आंसर इनका भी 62 आया, हमारा भी 62 आया। एक्टिविटी को अभी, हाँ अभी मुझे एक आखिरी मेथड सिखानी है, अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत हो तो आखिरी मेथड को भी हम ले लें। ले लें? है ना? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। चलो अभी बोलो बोलो। आप समझ कुछ नहीं रहा है सर। मतलब हिम्मत रखोगे तो कोई भी चीज़ पार हो जाएगी, वैसा है। अभी भी मान लो कि ये मेथड जो कि इसमें क्या दिक्कत है कि इसको और सुधारना पड़े? सर इसमें वो जो FIDI माइनस में लग रहा है, हाँ, माइनस मतलब ऐसे कैलकुलेशन माइनस मुझे अभी भी ये नंबर ना बड़े लग रहे हैं, 3-3 डिजिट के। इजी हो गया है बट मैं चाहता हूँ कि अभी भी मुझे इतना इजी करना है कि ना कैलकुलेशन में उंगलियों पे कर पाऊँ। 25। हाँ, तो अभी एक नई मेथड इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी हम सेम ही इंटरवल से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरवल। इंटरवल को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम टू सेम रख रहा हूँ। कितना रखूँ? 10 से 25। आप लोग मेरी हेल्प करते जाना। 25 से लेके 40, फिर 40 से लेके 45, हाँ 40 से लेके 55, फिर 55 से लेके 70, फिर 70 से लेके 95, 85, हाँ, और 85 से लेके 100। अभी दूसरा कॉलम किस चीज़ का? क्लास मार्क। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास मार्क।
जिसको हम बोलते हैं एक्स आई। क्लास मार्क बता दो। 17.5 हाँ 17.5, हाँ 17.5, फिर 32.5 32.5, 47.5 47.5, 62.5 62.5, 77.5 77.5, 82.5 82.5। अभी तो ढूंढा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। मैंने इसको पता है इजी तरीके से ए 82.5 नहीं 92.5। 92.5 चलो ऊपर है ना 7 लिखा हुआ ना उससे मैं ऐसे करते जा रहा हूँ ओके पर देखो तो गड़बड़ तो नहीं है ना। नहीं नहीं नीचे से देख लेते हैं, चलो नीचे हमने किया था ना 17, 32, 47, 17, 32, 47, 62.5, 62, 77.5, 92.5। पूरा याद जेडी भूल गई क्या? याद आ गया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 25 प्लस 10 बटा 2। ओके चलो क्लास मार्क हमने कर लिया, अब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एफ है हाँ अभी यहाँ पे इससे पहले जब हमने प्रॉब्लम किया यहाँ पे तब हमने डिफरेंस लिया, पर डिफरेंस में देखो यहाँ पे 30, 15, 15, 30 ना ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, बड़ा है अभी भी, तो मैं इसको और छोटा करना चाहता हूँ, मतलब डिविएशन को भी और एक बार डिविएशन करना चाहता हूँ। तो क्योंकि डिविएशन को मैं 2 बार डिविएशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक और आ जाएगा जिसको हम कहेंगे स्टेप डेविएशन। क्या कहूँगा? स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे एक नया स्टेप डेविएशन, डिफरेंस का भी डिफरेंस। स्टेप डेविएशन को मैं नाम दे देता हूँ यू आई। उसको लिया था एक्स आई, उसके बाद लिया डी आई, इसको मैं ले लेता हूँ यू आई। और इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, देखो इससे पहले लिया था हमने एक्स आई माइनस ए, राइट। इसको मैं ले लूँगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या ले लिया? अपॉन एच। आप पूछोगे सर एच क्या है, तो एच है आपकी स्पैन की लंबाई। एच इज इक्वल्स टू स्पैन लेंथ। अच्छा तो 15 आ जाएगा वेरी नाइस। स्पैन लेंथ जो कि है 15। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही हैं। यस अभी यहाँ पे भी मैं ज़्यादा फर्क नहीं कर रहा हूँ, 47.5 को ही मैं मीन ले रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन ए, इसको ही मैंने ए मान लिया। तो तुम मुझे बताओ एक्स आई माइनस ए, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा सबसे पहले। ओके अभी ऊपर -15 था और -15 अपॉन 15, ऊपर अच्छा मैं सबसे पहले वाली बात राइट। फिर -30 अपॉन 15, फिर नीचे 15 अपॉन 15, 30 अपॉन 15, 45। पैटर्न ऑब्जर्व की? यहाँ पे पैटर्न देखो और यहाँ पे पैटर्न देखो। यहाँ पे देखो रेंज का टेबल था और यहाँ पे तो बहुत ही आसान हो गया, 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3। तो यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंस हमारे पास बढ़ा। अभी चलो नेक्स्ट टेबल किस चीज़ का होगा? अपना फ्रीक्वेंसी हाँ एफ आई यू आई। क्या हो जाएगा? एफ आई यू आई। तो मुझे लगता है इसके लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एफ आई देखो ये हो गया यू आई और ये हो गया एक्स ए, सॉरी एक्स तो फ्रीक्वेंसी हमने लिखी नहीं क्या अभी तक? नहीं लिखा वही तो अरे फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी लिखो पहले। फ्रीक्वेंसी लिखवा दो नीचे से 2, 3, 7, 6, 6, 6। 2 3 7 6 हाँ 2, 2 3, 7, 6, 6, 6। तो अभी नेक्स्ट टेबल हमारे पास एफ आई यू आई। चलो 2 2 ज़ा 4 -4, 3 1 ज़ा -3, 7 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। नेगेटिव को ऐड करो, पॉजिटिव को ऐड करो, बाद में जो आंसर है वो देख लो। 4 3 -7, 6 12 18, 18 18 36। सही बोल रहा हूँ ना? 36 में से 7, 29 हाँ 29। तो ये आपका क्या हो गया? सिग्मा सिग्मा एफ आई यू एफ आई यू आई। ये हमें मिल गया।
तो अभी तुम लोग मुझे बताओ 29 है। क्या। तीसरे में 62 हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत करो, पर अभी जो प्रोसेस के थ्रू हम जा रहे हैं वो प्रोसेस आप समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। अभी तुम मुझे बता सकते हो कि स्टेप डेविएशन का मीन का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे है जगह यहाँ पे, मुझे स्टेप डेविएशन का मीन चाहिए यानी कि यू बार चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो अपना सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। पर मैं फिर से बोलूँ कि ये तो ना स्टेप डेविएशन का मीन है। तो आ जाएगा x हाँ, एक्स बार तो नहीं है, हमारा एरिथमेटिक मीन नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे एक्स बार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी जो बिगाड़ा है उसको सुधारो। यहाँ पे आपने बिगाड़ने के लिए क्या किया था, डिवाइड बाई एच। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एच। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एच। फिर यहाँ पे बिगाड़ने के लिए आपने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन। तो सुधारने के लिए क्या करोगे, एडिशन प्लस ए। तो ये आपका हो गया मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। अभी राजवी तुम हो कनेक्टेड, ओके। मुझे धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। यहाँ पे इसको ना कट करके मैं ले लेता हूँ साइड में, यहाँ पे, ओके। अभी धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ ताकि मुझे पता चले कितना हो रहा है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, 29 अपॉन एच सिग्मा एफ आई यानी कि 30। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 29 अपॉन 30 मल्टीप्लाई एच। स्पैन कितने का था, 15 प्लस 47.5। 15 टू ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14.5। 14.5 प्लस 47.5, 14.5 प्लस 47.5 कितना हो गया, 62। इसमें भी मीन में कोई भी फर्क नहीं आया। तो मतलब ये तीनों ही मेथड कारगर हो रही है। सर मींस 2 में 62 है, हाँ। एक में 62.3, पर रेंज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 60 और 62, 60 62 दो का ही फर्क है। तो ये तीनों ही मेथड कारगर है। सर हाँ बोलो बोलो। स्टेप यूआई वाला किया था ये, राइट राइट, उसके लिए तो हमको पहले वो डेरिवेशन वाला तो करना पड़ेगा। डेरिवेशन वाला, हाँ मतलब हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। देखो कैलकुलेशन आपको हर बार, देखो मैं पहले बार का टेबल दिखाता हूँ आपको। ये क्यों सर, पड़ा, ये मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडेड। मैं चलो फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी सबसे पहली मेथड थी, ठीक है। नहीं ये नहीं थी सबसे पहली, ये सबसे पहली मेथड थी। तो सबसे पहली मेथड में रो काफ़ी बड़ी हो रही थी, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरी मेथड पे बढ़े जिसमें हमने इंटरवल बनाना शुरू किया, और इस मेथड को हमने नाम दिया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हमें ये दिक्कत आई कि एफ आई एक्स आई ना काफ़ी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ होशियार बच्चे तो इसको कर लेंगे, पर मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो उनको ना ज़्यादा लिखने से प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल लिखने से प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हमने एक नई मेथड सीखी जो कि थी एज्यूम्ड मीन मेथड। उसमें क्या किया हमने, क्लास मार्क में से ही किसी एक नंबर को उठाया, उसके सामने 0 लिख दिया। जिस नंबर को उठाया उसके सामने क्या लिख दिया, 0। फिर इंटरवल को माइनस करते गए, इंटरवल को प्लस करते गए। फिर एफ आई डी आई बना और उसके हिसाब से हमारे पास एज्यूम्ड मीन के मीन निकालने का फॉर्मूला बना। क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन माइनस किया था तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन हमें प्लस करना पड़ा। फिर आपने देखा कि यहाँ पे भी ना कैलकुलेशन थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमने एक नई मेथड के बारे में सोचा जो कि थी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने एज्यूम्ड मीन के साथ साथ डिफरेंस का भी डिफरेंस लिया, यानी कि 2 स्टेप में डिफरेंस लिए, इसलिए इसको कहा गया स्टेप डेविएशन मेथड।
कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने यहाँ पे मीन तो सब्ट्रैक्ट किया ही, उसके अलावा डिफरेंस से डिवाइड भी कर दिया। तो इससे क्या हो गया, फटाफट 0 -1 -2 1 2 3, उसके बाद फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज, FI/UI हमें मिल गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस चीज़ से डिवाइड किया था उस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ सब्ट्रैक्ट की थी वही चीज़ ऐड की। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमने लंबाई को छोटा किया, मोटाई को बढ़ाया। समझ में आ रहा है? लंबाई को हमने छोटा किया, मोटाई को बढ़ाया। इन दोनों ही चीज़ों में भले ही आपको ज़्यादा फर्क ना लगे, बट एक मेजर फर्क आपने ये देखा कि कैलकुलेशन हर बार आसान होती गई। किस तरीके से आसान? उस तरीके से आसान कि आप दिमाग में फटाफट उसको कर सको, और जो प्रॉब्लम आपको अभी 10-15 मिनट का लग रहा है एग्जाम में, वो आप 7-8 मिनट में कर लें। स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम 4 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा। कितने? 4 मार्क्स। इतनी चीज़ क्लियर है? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो हाँ, इनका भी देख लेते हैं। देखो इनका भी 29 आया, सारी चीज़ें हमने की वैसे ही की। ओके, U बार भी उन्होंने निकाला। हाँ, इनका भी स्टेप डेविएशन 62 ही आया। वी नोट दैट हमने जो भी चीज़ अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि हर स्टेप में क्या हुआ, उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि हर स्टेप में क्या हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 से हम बाकी रखेंगे। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अभी लिख लो इतना। हाँ, अरे आगे आगे देखो, इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। लंबा नहीं बोल सकते, इजी ज़रूर से है ये। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है। कितना? 10 मार्क्स।